बाइकर है, वो एक फोटोग्राफर भी है। उसे कविताएं लिखने का शौक है, लेकिन उसकी इन सब पहचानों पर हावी है उसकी एक और पहचान। मैं बहुत ही गर्व के साथ आप सबसे कहती हूँ that I am gay. I am the member of gay community. उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी डिंपल मिथिलेश चौधरी के लिए आसान नहीं था इस पहचान को दुनिया के सामने लाना। मैं एक गलत जिस्म में हूँ। जो मेरी रूह है ना, जो मेरी आत्मा है, वो उसका जिस्म बायोलॉजिकली सही नहीं है। मेरे इस रूह को सही जिस्म में जाने की जरूरत है। लेकिन दुनिया के लिए इतना मुश्किल क्यों है ये समझ पाना कि हर पहचान से ऊपर हमारी एक ही पहचान है, हमारा इंसान होना। बहुत तकलीफ होती थी। कैंटीन में एक तरफ सब लोग जाके खाना खा रहे हैं, कोई आप एक बड़ी सी टेबल पे बैठे हुए हो जहाँ पे सिर्फ आप हो अपना लंच बॉक्स लेके, और कोई आके आपको क्रॉस करके उस दूसरी तरफ चला गया जहाँ सीट पर जगह भी नहीं है बैठने के लिए। उस वक्त ये होता था कि ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं इंसान पहले हूँ। डिंपल, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी विद ऋचा में। शुक्रिया ऋचा जी। डिंपल मिथिलेश चौधरी, ये एक नाम है जो एक बेटी को उसके माता पिता ने दिया। वो बेटी पली बड़ी हाथरस के पास एक छोटे से कस्बे में, लेकिन आज दिल्ली में उस बेटी की पहचान कुछ और है। मैं चाहती हूँ कि आप हमें अपनी उस पहचान के बारे में बताएं। तो डिंपल मिथिलेश चौधरी, हाँ, ये मेरा पूरा नाम है। लोग जब मुझसे पूछते हैं कि मिथिलेश क्या है तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कहते हुए कि मिथिलेश मेरी माँ का नाम है और चौधरी मैंने अपने पिता का सरनेम लिया है और मेरा नाम डिंपल है। जहाँ तक आप मेरी पहचान के बारे में अगर पूछती हैं कि मेरी पहचान क्या है, दरअसल ये जो सवाल है ना, ये बड़ा पेचीदा है। जब आपको ये बताना पड़े कि आप इंसान होने से कम कुछ और हैं, अगर मैं खुले तौर पे कहूँ कि LGBT कम्युनिटी से, तो आपके जहन पे सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या इंसान होना काफ़ी नहीं है? इतना नाकाफ़ी है कि आपको इन नामों से बुलाया जाए, कोई पहचान देनी पड़ जाए। देखिए, ये जो सच है ना, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ सकता कि इंसान होने से ज़्यादा लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं या लड़कों में, या फिर दोनों में, या फिर आपकी सेक्सुअलिटी क्या है। यहाँ जेंडर की बात नहीं हो रही, सेक्सुअलिटी क्या है। तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन आज बेहद ज़रूरी है लोगों को उनके सवालों के जवाब देना, ताकि वो सिर्फ किताबों में पढ़ के या फिर उनकी अपब्रिंगिंग जैसी हुई है, उनको जो समझाया गया है, जो सिखाया गया है, जो बताया गया है, उसमें बंध के ना रहे। आज बहुत ज़रूरत है कि उनको खुल के बताया जाए। तो अभी आज के हालात ये हैं कि क्योंकि मैं एक LGBT कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, मुझे बड़ी कोफ्त होती है नामों से। मुझे LGBT कम्युनिटी नाम से ही कोफ्त होती है। मतलब इंसानों से भरी दुनिया में आपको एक ऐसे तबके में बांध के रख दिया गया है जहाँ आपको आपकी पहचान ज़बरदस्ती आप पे थोपी गई है कि आप लेस्बियन हो या गे हो या ट्रांस हो या बायसेक्सुअल हो या क्वेयर हो। तो ठीक है, अगर आपको मुझे इसी नाम से जानना है तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आप सबसे कहती हूँ that I am gay. I am the member of gay community. और अगर आपको मेरी इसी पहचान से सुकून मिलता है तो ठीक है, आप सुकून ले लीजिए, लेकिन इससे बड़ा सुकून मेरे लिए कोई नहीं है कि मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान की तरह देखा जाए और मुझे इंसान की तरह ही पहचाना जाए। डिंपल, बहुत ज़रूरी है कि अब कॉन्वर्सेशंस हों इस टॉपिक के अराउंड, क्योंकि लोग समझते नहीं हैं या कई बार नासमझी में ऐसी बातें कह देते हैं जो सामने वाले को बुरी लग सकती हैं। बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें हमारे व्यूअर्स के लिए, LGBTQ क्या है ये? LGBTQIA, तो L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बायसेक्सुअल एंड T फॉर ट्रांसजेंडर एंड Q फॉर क्वेयर। सो एक बहुत ही सीधी भाषा में अगर ये बताया जाए तो
इस पूरी कम्युनिटी को गे कम्युनिटी कहते हैं। गे कम्युनिटी का मतलब होता है कि जो हेट्रोसेक्सुअल्स नहीं है, हेट्रोसेक्सुअल मीन्स स्ट्रेट, जिन्हें अगर आप आमतौर की भाषा पे कहें तो नॉर्मल सो कॉल्ड सोसाइटी, एक औरत को एक पुरुष से प्यार हो। हाँ, लेकिन ये भी डिबेटेबल है। नॉर्मल, वी आर नॉट एबनॉर्मल, वी आर नॉर्मल टू, बट ज्यादातर लोग इसको नॉर्मल और स्ट्रेट और गे के नाम से जानते हैं। खैर, तो गे पूरी कम्युनिटी को कहते हैं क्वेयर। क्वेयर इज अ पर्सन जो अपने साथ किसी तमगे को लगाकर नहीं चलता, उसे किसी बाइनरी में बंद कर नहीं रहना, राइट। ही और शी इज नॉट स्ट्रेट बट ही इज अ पार्ट ऑफ गे कम्युनिटी। इधर ही और शी कैन बी लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांस और pansexual, asexual, there are many definition. Gay, the male who feels for male only, and ट्रांसजेंडर की परिभाषाएं बहुत अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना ट्रांसप्लांटेशन करा लेता हूँ, सेक्स चेंज ऑपरेशन करा लेता हूँ, तो आई वुड बी कॉल एज अ ट्रांस मैन, क्योंकि बायोलॉजिकली आई वाज अ विमेन, राइट, बायोलॉजिकली आई वाज अ फीमेल, बट मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, तो इस प्रोसेस को फिर हम ट्रांसमैन कहेंगे। तो ट्रांसजेंडर की एक सीधी सी परिभाषा ये है कि एक इंसान जो बायोलॉजिकल कुछ और है, लेकिन वो अपने आप के अंदर कुछ और फील करता है, हाँ, कुछ और फील करता है, और वो अपने आप को कुछ और फील करके समाज को बताना चाहता है कि मुझे इस नाम से या इस परिभाषा से या इस एहसास के साथ महसूस किया जाए। जब भी मुझसे ये सवाल पूछा जाता है, पहले मैं बहुत ही ज़्यादा ऑफेंडेड हो जाता था, बेहद ज़्यादा। मुझे लगता था कि दुनिया में ऐसा कौन है और क्यों है जो आपसे आपकी पहचान के बारे में पूछता है, जिसको इतना मतलब है आपसे, बहुत। क्योंकि वही था ना, जब तक हम एजुकेटेड नहीं थे, जब तक हम लोगों से मिले नहीं थे, हमने जब तक स्टैंड नहीं लिए थे, हमने सोशल प्लेटफॉर्म पे काम नहीं किया था, हम जब तक अपने अधिकारों के लिए लड़े नहीं थे, तब तक हमें ऐसा ही लगता था कि दुनिया सिर्फ हमारे खिलाफ है और कुछ भी नहीं, और यहाँ हमें लड़ना है, बस यही था। लेकिन जैसे जैसे करके LGBT कम्युनिटी के साथ हुए, आगे बढ़ते गए, लोगों से मिलते गए, हमने प्राइड परेड की, जहाँ पे गे कम्युनिटी से ज़्यादा स्ट्रेट लोग, हेट्रोसेक्सुअल्स आते हैं, जहाँ प्रोफेसर्स तक आते हैं, जहाँ बच्चों के माँ बाप आते हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, और उनके जैसे हज़ारों बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इश्क का कोई मजहब, कोई नाम, कोई तमगा नहीं होता, वो सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, और उनको आप किसी एक समुदाय में डिवाइड कैसे कर सकते हो, या किसी एक सेक्सुअलिटी में डिवाइड कैसे कर सकते हो। आपका जन्म एक बेटी के तौर पर, एक लड़की के तौर पर हुआ, लेकिन हमेशा आपको लगता था कि मैं एक लड़का हूँ, हाँ, है ना, हाँ। और उस पहचान में आप हमेशा कंफर्टेबल ज्यादा आपने महसूस किया, हाँ। अब हम चलते हैं हाथरस के उस कस्बे में। कई साल पहले ना इतनी अवेयरनेस थी, ना इतना लोगों ने बात की थी, जागरूकता, एक्सेप्टेंस भी नहीं था, लोगों को स्वीकार नहीं था। क्या आपको याद है कि कब ये एहसास हुआ कि मैं, आपका ये कहने का मन हुआ कि मैं जाना चाहता हूँ, बजाय कहने के कि मम्मी मैं जाना चाहती हूँ? नहीं, अगर बात करने की बात करें तो नहीं, कभी ये एहसास नहीं हुआ। बस आई फील लाइक ए बॉय एंड आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग लाइक ए बॉय, राइट। तो बचपन में नहीं, कभी मेरे अंदर ये नहीं आया कि नहीं मुझे ऐसे बात करनी है, मुझे ऐसे बात करनी है, नहीं। लेकिन हाव भाव, सोच, चाल चलन कुछ लड़कों जैसा, लड़कों था सब वैसा ही था। सिर्फ बचपन में मुझे नहीं याद है, क्योंकि मैं छोटा था, मेरी माँ मुझे बताती हैं, और जब मेरी बातें आ जाती हैं तो माँ पूरी कहानी लेके बैठ जाती हैं। मुझे भाई की तरह पैंट शर्ट चाहिए होते थे, बर्थडे पे हर बार उसके लिए नए पैंट शर्ट सिलते थे। लड़कियों के लिए वही या तो फ्रॉक आती थी या फिर स्कर्ट आती थी, तो मेरे लिए भी आती थी। मैंने कभी उनमें कंफर्टेबल फील किया ही नहीं। भाई जब सो जाता था तो मैं उसकी शर्ट उतार के पहनता था। मेरे यहाँ लड़कियों की पोशाक का मतलब है कि अगर उन्होंने सूट पहना है तो दुपट्टा शुड बी देयर, राइट। मुझे अच्छे से याद है 12th तक आई यूज्ड टू वेयर सलवार सूट एंड दुपट्टा। अच्छा। बट कभी कभी भाई के कपड़े, और मुझे बहुत मार लगती थी, क्योंकि मैं जाट फैमिली से, दुपट्टे के बिना सूट पहन नहीं सकते, तो एक लड़की पैंट शर्ट कैसे पहनेगी, और खूब मार लगती थी। घर के कामों में कभी इंटरेस्ट नहीं होता था, कभी नहीं। घर के बाहर बहुत बड़ा मोहल्ला है, सारे बच्चे वहाँ आके खेलते थे शाम को। अगर मम्मी ने मुझे कोई काम दे भी दिया, मुझे बड़ी कोफ्त होती थी बर्तन मांजने से, आटा लगाने से, रोटी। मैंने कहा ये काम मेरे नहीं है, मुझे कुछ और काम दे दो, मुझे भारी भरकम काम दे दो, मैं लकड़ियाँ तोड़ लूँ। मतलब होता तो नहीं था, लेकिन फिर भी जो पापा करते हैं वो करूँ, जो भैया करता है वो करूँ। साइकिल दे दो, मैं जाके दूध ले आऊँ, घर बाहर से सब्जी ले आऊँ। और जैसे ही शाम को लड़के खेलने आते थे सामने, और मैं काम छोड़ के सीधे ग्राउंड में, और वहाँ माँ जाके और हाथ खींच के और पकड़ के लेके आती थी, और खूब पिटाई लगती थी। जैसे हेट्रोसेक्सुअल में बात होती है ना, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होता है, और वहाँ आपकी वो सारी फीलिंग्स होती हैं जो आप एक
सहज रूप से करते हो कि अगर आप स्ट्रेट हो और एक लड़का हो तो लड़की को देखकर जो आपकी फीलिंग होंगी या तो सेंसिटिव होंगे या फिर बात करने में झिझकेंगे, ये मेरे साथ लड़कियों के साथ थी। मैं उनसे ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखना, ज़्यादा बात नहीं करना, लेकिन लड़के भाई यार तू उनके कंधे पे हाथ रखा और चल यार यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, एकदम सहज, एकदम नॉर्मल, कभी ये फील ही नहीं किया। यहाँ एक हम दूसरे को तो तब बता पाएंगे जब हम खुद स्वीकार कर लेंगे, है ना। और खुद स्वीकार करना में भी वो कंडीशनिंग तो है, जहाँ जिस परिवार में हम पलते बढ़ते हैं तो कई बार हमारे समझ में भी नहीं आता आप अपनी पहचान को कब स्वीकार कर पाए और उसमें कितना टर्मोइल रहा टू एक्सेप्ट कि यार मैं हूँ लड़की लेकिन नहीं, मैं लड़की जैसा महसूस नहीं कर रही। तो दुनिया को तो आप तब समझाएंगे ना जब खुद समझ पाएंगे। उस दुविधा को आप हमें बता सकते हैं आज? मुझे ये कभी पता नहीं चला कि मैं अलग हूँ। मुझे ये ज़रूर पता चला था कि अच्छा मुझसे अलग लोग भी होते हैं, जो लड़के और लड़कियों वाली चीज़ें होती हैं, समझ रही हैं आप। और ये मुझे कब पता चला? व्हेन आई वाज इन स्कूल इन माय 10th और 11th स्टैंडर्ड। तो क्या होता था कि स्कूल की लड़कियां बातें करती थी एक दूसरे से लड़कों के बारे में कि पता है आज गली में वो खड़ा हुआ था, आज वो खड़ा हुआ था, उसने मुझे ग्रीटिंग कार्ड दिया, पता है वो ऐसे मुझे देख रहा था जब हम स्कूल से आ रहे थे। एंड आई वाज लाइक ये क्या है, लड़कों की एंट्री कहाँ से आ गई यार। सो दैट वाज अ पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन आई वाज लाइक, तब थोड़ा सा डर, थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हुई। तब मुझे धीरे धीरे करके महसूस होता था कि क्या कुछ ऐसा है जो मुझे छुपा के रखना चाहिए, क्या कुछ ऐसा है जो अगर बाहर आ गया तो मुझ पे हावी हो जाएगा, मेरी एजुकेशन पे, मेरी फैमिली पे, या मेरे साथ में जो लोग हैं उन पे, या मेरे जो दोस्त हैं क्या वो खो जाएंगे या वो छिन जाएंगे शायद जब वो जानेंगे कि। लेकिन इन सब के बीच में भी ना हमेशा मेरे ऊपर एक चीज़ हमेशा पॉजिटिव सोच की तरह हावी रही कि मुझे छिपाना नहीं है किसी से। अगर ऐसा पल आया, ऐसे हालात आए कि मुझे किसी को बताना पड़े तो मुझे बताना है, मुझे कहना है, क्योंकि वो ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। मैं एक बहुत ही छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर ने 30 साल तक ट्रक चलाया है, उन्होंने अपना परिवार पाला, 4 बच्चे थे हम। ही वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम राइट इन माई फैमिली। और 12-12 दिन, 15-15 दिन के लिए घर से गायब रहते थे। और फिर ऊपर से ये सोच कि आप ऐसे परिवार से हैं जहाँ बिना दुपट्टे के आप सूट नहीं पहन सकते। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताऊं कि शुरू से मेरे अंदर ये था कि मुझे ये घर के काम तो समझ में आते हैं, ठीक है कर लेंगे, कभी हो जाएगा, लेकिन मुझे ये मम्मी की तरह घर में घुस के और आदमियों की सोच को हावी करना और पैट्रियार्की समाज, हालांकि तब इतनी शार्प नहीं थी सोच, इतनी स्ट्रेट नहीं कुछ थी, अटपटा लगता था, समझ में तो आता था। तो मुझे हमेशा लगता था नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकलना है, चाहे कुछ करना है, कुछ भी करना है। कुछ पता नहीं था, ग्रेजुएशन मैंने 12th पास किया था, कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे कुछ करना है। आर्मी ज्वाइन करने का हमेशा से मेरा बहुत शौक रहा है। तो देयर वाज अ कॉलेज इन अलीगढ़, आपने सुना होगा शहर का नाम। वो कोएड कॉलेज था और वहाँ पे एनसीसी थी। तो मैंने ये प्लान कर लिया था कि मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी है, 3 साल का कोर्स है, अपनी ग्रेजुएशन के साथ चलता रहेगा, उसके बाद आर्मी ज्वाइन करनी है। बट मुझे यहाँ नहीं रहना, ऐसे नहीं रहना, मुझे कुछ करना है, मुझे फादर के लिए कुछ करना है, उनको आराम देना है, मुझे माँ के लिए कुछ करना है। 4 बच्चे हैं उनके, अभी मुझसे छोटी जो मेरी सिस्टर मुझसे 7 साल छोटी है, उसको आगे बढ़ाना है। मैं जब दिल्ली चला जाऊँगा तो मैं उसको भी ले आऊँगा, वो भी कुछ करेगी मेरे साथ, लेकिन ऐसे नहीं रहना, ये ज़िंदगी ऐसे ख़त्म नहीं करनी। मैंने किसी से फॉर्म मंगाया ग्रेजुएशन का कोएड कॉलेज के लिए। 12th तक आई वॉज इन गर्ल्स स्कूल। मैंने पापा को दिया और पापा के सिग्नेचर चाहिए थे। हमारे यहाँ पिता बात नहीं करते, अगर बच्चे को, स्पेशली लड़की को कुछ बात करनी है ना तो माँ के थ्रू जाती है। हमारे यहाँ पिता से बात नहीं होती क्योंकि उनके सिर्फ आदेश होते हैं। तो मैंने कहा पापा आपके सिग्नेचर चाहिए, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। उन्होंने देखा कोएड कॉलेज है, उन्होंने कहा ठीक है शाम को बताऊँगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बुआ जी की बेटी थी, उनसे उन्होंने बात की होगी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू इतना बड़ा हो गया और तेरी लड़की इतनी बड़ी हो गई है, लड़कों वाले स्कूल में पढ़ेगी, फिर क्या क्या गुल खिलाएगी। यही जो भाषा होती है, यही भाषा होती है, सीधी सी भाषा जो होती है, क्या क्या गुल खिलाएगी और तुझे बिल्कुल इज्जत और बेइज्जती का डर नहीं है। सो व्हाट माय फादर डिड, उन्होंने मेरा फॉर्म फाड़ दिया मेरे सामने। उस दिन मैंने ये तय किया कि नहीं, ऐसे नहीं होगा,
मुझे अपने पिता से बात करनी होगी, या तो आज या फिर कभी नहीं। एंड आई वॉज क्राइंग ऑन द विंडो, आई वॉज स्टैंडिंग देयर। और मैंने पापा से कहा, मैंने कि पापा मुझे कुछ करना है, अगर आपको कभी भी लगे, स्ट्रेट, मुझे आज भी वो वर्ड याद है, मैंने स्ट्रेट कहा था, मैंने कि अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ लगे कि आपसे कोई आके मेरी शिकायत करे, चाहे वो लड़कों के मामले में हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले में ना हो, चाहे मैं कहीं घूम रही हूँ, या मेरी कोई ऐसी शरारत आपने सुन ली या हरकत सुन ली, मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कुछ करना है, बाबा प्लीज़ मुझे निकलने दो। पापा ने जवाब नहीं दिया, बस दूसरे दिन मुझे कॉलेज ले गए और मेरा एडमिशन कराया। और वो दिन था, उस दिन के बाद आज का दिन है, मेरे पिता ने कभी ये नहीं मुझसे पूछा कि बेटा तू ये कर रही है तो ये गलत है, या ये कर रही है तो ऐसा सही होगा, इसे ऐसे नहीं ऐसे कर। लेकिन जैसे देखिए, बार बार हम घूम फिर के बेटी शब्द पर आ रहे हैं ना, और बेटी को लेकर वो माँ बाप कहीं के भी हों, छोटे शहर के, बड़े बड़े सपने होते हैं, शादी करनी, ये करना, वो करना। और आपके पिता, माता पिता बल्कि मैं दोनों का कहूँगी, उनको ये एहसास कब हुआ कि नहीं, इसके लिए जो सपने सारे माता पिता देखते हैं वो नहीं है, इसके सपने अलग हैं, ये कुछ और करेगी या करेगा, बट इसकी दुनिया अलग है? इसका जवाब तो खुले तौर पे कहूँ मेरे पास भी नहीं है। मुझे कभी ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं माँ को ये कहूँ कि यहाँ कुछ अलग है, और ना ही मुझे कभी ये ज़रूरत पड़ी कि मैं इसको कुछ अलग तरीके से फील कर रहा हूँ जो माँ नहीं समझ पा रही है। माँ सब जानती थी, पिता सब जानते थे, भाई सब जानता था, सब जानते हैं, लेकिन बातें नहीं होती हैं। और ये सिर्फ, मुझे लगता है कि ये सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली में ही नहीं है, ये सारे परिवारों में है। कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि खुल के बातें ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं होती है जहां आप थोड़े से उलझ जाओ। कभी हुई ही नहीं बात, कभी खुल के बात नहीं हुई। लेकिन 4 साल पहले जब सत्यमेव जयते का एपिसोड आया था, 5 साल पहले, तब मैंने जब गज़ल धारीवाल को देखा और उनकी स्टोरी थी, तो आई डिसाइडेड वन डे कि नहीं, सब कुछ ठीक है। मेरी गर्लफ्रेंड्स का घर पे आना जाना, उनके साथ रिश्ते, उनके साथ समझ में तो आता है ना कि अगर मैं किसी के साथ हूँ और मेरी जैसी उनसे बातें हो रही हैं, या मैं तकलीफ़ में हूँ, या उनके आने से या जाने से सबको समझ में आता है। लेकिन नहीं, मुझे बताना है, मुझे कहना है, मुझे ये सुकून अपने अंदर महसूस करना है कि मेरे माँ बाप जानते हैं। तो वन फाइन डे आई वॉज जस्ट सिटिंग ऑन माई सोफा, होम टाउन में था मैं, एंड माई मदर केम नेक्स्ट टू मी एंड आई वॉज वॉचिंग सत्यमेव जयते अगेन एंड अगेन। सो आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे माँ को बताना है। और वही ज़रिया मुझे सबसे ज़्यादा साधारण सा लगा। वो सारा देखने के बाद मैंने माँ से कहा, माँ मैं ये हूँ। तो बोलती है, क्या है तू? मैंने कहा, मैं गे हूँ। तो मैं बोलते हैं, हाँ तो गे शादी नहीं करते? मैंने कहा, नहीं माँ करते हैं, जैसे मैं गे हूँ तो मैं लड़कियों की तरफ आकर्षित होती हूँ, तो मैं लड़कियों, तो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ लड़की आ सकती है, कभी लड़का नहीं आ सकता। मतलब अगर आप सोचो कि मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हों, मेरा परिवार हो, तो वो नहीं हो सकता। मैंने कहा, खुले तौर पे कहूँ तो मैं किसी मेल के साथ संबंध नहीं बना सकती। कितना बोला आपने? हाँ बोला मैंने कि अगर ऐसा कभी लगा कि फैमिली प्रेशर में या किसी और प्रेशर में आप लोग मेरी शादी कर भी देते हो, तो उसके 2 ही अंजाम होंगे, या तो हमारा डाइवोर्स होगा या मैं सुसाइड कर लूँ। डाइवोर्स होगा फिर भी उस कीमत में मुझे घर वापस ही आना है, और ये तो आपके लिए और बुरा पड़ेगा, हाई डाइवोर्स हुई लड़की है, घर में रह रही है, तो आप क्या बताओगे समाज को? तो इससे अच्छा है कि या तो आप ये स्वीकार करो कि आपका बच्चा क्या है, या फिर आप ये स्वीकार करो कि आपका बच्चा जो है वो बताने के बाद भी आपने उसे समझा नहीं, या आपने उसे स्वीकार नहीं किया। और जो इस समाज का चलन है कि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसकी शादी कर दो, और शादी करने के बाद भी जो अंजाम होगा उसको आप बाद में भुगतें या फिर आप बाद में पछताएं, उससे बेहतर है कि आप अभी ये जान लें। ये सारी बातें सुनने के बाद फिर ट्रांसप्लांट का जिक्र आया था हमारा। सो मैं बहुत ही खुले तौर पे बताना चाहता हूँ, आज से 3-4 साल पहले तक मेरे दिमाग में ये था कि अभी भी है कि मैं एक गलत जिस्म में हूँ। जो मेरी रूह है ना, जो मेरी आत्मा है, वो उसका जिस्म बायोलॉजिकली सही नहीं है। मेरे इस रूह को सही जिस्म में जाने की ज़रूरत है। तो महसूस करता था कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। आपका जो सच होता है ना, आप अगर उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं होती जो आपको झुका सकती है।
सही बात है। मेरे अंदर ही मेरा सच है, और मुझे अगर कोई भी आके ये कहता है कि तुझे शर्म नहीं आती, तो आज मुझे तकलीफ नहीं होगी, 3 साल पहले होती, ज़रूर होती, क्योंकि हम ऑफेंडेड हो जाते हैं। हमें अपने बारे में कुछ कमी सुननी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे एक सीधी सी बात है कि आप पहले अपने आप में महसूस करो कि जो है वो आपकी कमी है या आपकी ताकत है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो उसने तो बस इंसान बनाया है ना। ये लड़की, ये लड़का, ये गे, लेस्बियन, ये तो इंसानों ने नाम दिए हैं। तो क्यों मैं वैसे ही तो खाता हूँ यार, मैं वैसे ही महसूस करता हूँ, मैं वैसे ही चलता हूँ, मैं वैसे ही लोगों को देखता हूँ, मेरा नज़रिया वैसा ही है। तो आप मुझे मेरी फीलिंग्स को उससे अलग कैसे कर सकते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसको जेंडर से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है, आपके ऊपर ये थोप दिया गया है कि एक लड़का है तो वो लड़की से ही कनेक्ट होगा, और एक लड़की है तो वो लड़के से ही कनेक्ट होगी, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है। और दोनों के शरीर की डेफिनेशन, दोनों के बिहेवियर की डेफिनेशन सब फिक्स है, सब फिक्स है। और यहाँ हमको ये बताया जाता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम संविधान का उल्लंघन करो, ये तो हमारे संस्कारों में नहीं है, ये तो घिनौनी है। कोई कहता है कि योगा से हो जाएगा, योगा करो, आपके अंदर से सेक्सुअलिटी की जो प्रॉब्लम है वो निकल जाएगी, आप स्ट्रेट बन जाओगे, आप नॉर्मल बन जाओगे। अरे हम नॉर्मल हैं भाई। जेन्युइनली अगर कोई बात करता है रोजमर्रा की जिंदगी में और कोई कहता है आपसे कि अच्छा सुनो यार डिम्पल, अच्छा एक बात बता यार, तेरे अंदर ये फीलिंग्स हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों में, मुझे शब्द से कोफ्त होती है। नॉर्मल की डेफिनेशन क्या है? और आपने ये कैसे, आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप, क्योंकि मेरी फीलिंग्स अलग हैं तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तो मैं नॉर्मल नहीं हूँ? आपको ये अधिकार किसने दे दिया? इन चीज़ों से कोफ्त होती है। खैर, माँ को बताया और माँ ने कहा, सारी बातें जानने के बाद फिर माँ ने मुझसे एक सवाल पूछा। नहीं, मैंने उनको बताया कि माँ 3 साल पहले तक, 2 साल पहले तक मुझे ये फील होता था कि मैं ट्रांसप्लांट कराऊँ। माँ बहुत दुखी हो गई, उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने मुझसे बस एक बात कही, देख तुझे जिससे प्यार करना है, तुझे जिससे शादी करनी है, तुझे जिसके साथ रहना है, तू रह, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपने शरीर को दुख मत दे, अपने शरीर के साथ कुछ मत कहियो, कुछ मत कर, बहुत प्रॉब्लम होगी बेटा, और वो मैं देख नहीं सकती। मेरी माँ को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी शायद ये देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा कि एक लड़की के बारे में बात कर रही है, लेकिन उन्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरे बच्चे को फिज़िकली कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने उन्हें पूरा प्रोसीजर बताया कि 3 इसके फेजेस होते हैं, 1 साल में रिकवरी होती है, कम से कम 3-4 महीने आप हॉस्पिटलाइज चेंजेस, ये और पूरी उम्र आपको हार्मोनल के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो इन सब से माँ डर गई, और फिर फाइनली उन्होंने बस एक सवाल पूछा कि अच्छा ठीक है, अब ये सब ठीक है, अब तू मुझे ये बता कि तू लड़की से शादी करेगी या लड़के से शादी करेगी? अब मेरे पास क्या जवाब है यार, मैं ऐसी औरत को क्या जवाब दूं जो इतनी प्यारी है, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस उसे अपने बच्चे की फिक्र है और थोड़ी सी वो समाज की बिछाई हुई या लादी हुई इन चीज़ों की कि यार शादी तो तुझे करनी होगी। खैर, वो आखिरी दिन था। उसके बाद हम 4 भाई बहन हैं, मुझसे बड़ा भाई है, उससे 2 साल छोटी मैं हूँ, मेरे से एक और सिस्टर है जो 2 साल छोटी है, फिर मेरे से 6-7 साल छोटी प्रतिभा है। तो मेरे से जो छोटी सिस्टर है उसकी शादी हो गई फाइनली। लोग पूछते हैं बड़ी की शादी नहीं करा रही, तो अब माँ एक बार में बोल के उनकी ज़ुबान बंद कर देती है, उसको शादी नहीं करनी। अच्छा, बस ये बोलती है उसको शादी नहीं करनी, और वो जो कर रही है वो खुश है, वो अपनी ज़िंदगी जी रही है, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई नहीं पूछता। हाँ? आपको कुछ सुनवाती हूँ मैं। हाँ, डिम्पल जो है बचपन से उसकी लड़कों जैसी हरकत थी, तो उसे लड़कों जैसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। भाई के कपड़े छीन छीन के पहनती थी, भाई जैसे ही कपड़े सिलवाती थी वो, और उसका चाल चलन बोल चाल लड़कों जैसी थी, बाल कटवा के रहती थी, बालों को बढ़ने नहीं देती थी। फिर और पढ़ाई में बहुत तेज थी, पढ़ाई के लिए हरदम तैयार रहती थी, कभी छुट्टी नहीं मांगती थी, और छुट्टी में भी रोती थी घर पर कि नहीं मुझे पढ़ने जाना है, मुझे पढ़ने जाना है। यूपी बोर्ड से इंटर किया था उसने, और यूपी बोर्ड से इंटर किया था, और क्या नाम है तुम्हारा, टीएस कॉलेज अलीगढ़ से
एमए किया था उसने डबल इंग्लिश से, और मंगलायतन यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और ड्रामा किया था उसने। फिर वहाँ जाके दिल्ली में जाके ये अपने जॉब पे चली गई, स्टडी की। शादी के बारे में बातें करते थे तो शादी के बारे गुस्सा में करती थी। बहुत गुस्सा करती थी कि मम्मी मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे शादी नहीं करनी है। थैंक यू। एज आई टोल्ड यू, मैंने पहली बार सुना है मम्मी पापा को अपने बारे में बात करते हुए ऐसे, क्योंकि बात नहीं होती, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस चीज़ के लिए इनको सलाम करना चाहूँगी कि भले ही इन्होंने स्वीकार कर लिया हो और आपके उनके बीच एक बिना कहे एक अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि यूपी के एक छोटे से कस्बे में इन्हें बातें ना सुननी पड़ती हों लोगों की, लेकिन उन बातों का असर उन्होंने कभी आपके ऊपर नहीं आने दिया। क्या क्या बातें आपके माता पिता को सुननी पड़ी हैं आसपास कस्बे के लोगों से, रिश्तेदारों से? बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। आई एम 34 नाउ, और यहाँ तो अगर लड़की ने ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, बाहर जॉब करने चली भी गई, अब उसको 7 साल 8 साल हो भी गए, तो अब क्या मतलब है, शादी वादी करनी है कि नहीं करनी, कुछ लोग लिहाज है कि नहीं, मतलब शर्म है कि नहीं, और ये डायरेक्ट होती हैं। और रिश्तेदारों में जो थोड़े से उम्र में बड़े हैं या रिश्तेदारी में बड़े हैं, वो इस तरीके के सवाल करते हैं कि बेटी की शादी करनी है कि नहीं करनी है, थोड़ी सी समाज में इज्जत अपनी रखनी है या नहीं रखनी है, कौन सा वो वहाँ जाके पैसे कमा रही है, कितना कमा रही है, ज़रा हमें बताना, अभी तक तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है, कुछ बदलाव तो हुआ नहीं है। तो इस तरीके के ताने, इस तरीके की बातें। ये ताने तो शायद औरों को भी पड़ जाएं किसी भी बेटी के उसमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब चूंकि आप खुलकर बाहर आ चुकी हैं ना, आपके बारे में अब वीडियोस हैं इंटरनेट पर, और इंटरनेट की पहुंच आजकल, तो कई बार लोग जानबूझकर, सच जानते हुए जानबूझकर आपके माता पिता को चिढ़ाने के लिए या तंग करने के लिए भी कहते होंगे। ये भी तो एक बात हो आपकी आइडेंटिटी को लेकर। आप बिल्कुल कहते होंगे, लेकिन ये बात कभी मैंने खुल के भी अगर उनसे पूछे तो वो ये नहीं कहते। क्यों, मैं बताऊं। उसमें जो 2 अंतर हमें लगते हैं, क्योंकि हम इसको फेस कर रहे हैं, राइट। पहला अंतर ये जो कि मैंने आपको बताया, थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो मुझे भी समझ में आती हैं, कहीं ना कहीं से सुनाई दे जाती हैं, या कभी मम्मी बोल देती हैं कि ऐसे वो ये कह रही थी, वो कह रही थी। उसमें एक बात ये है कि लड़की है, छोटे छोटे बाल करके रहती है, लड़कों की तरह रहती है। क्या मतलब है, वो लड़का है कि लड़की है, उसे लड़का बनना है, हैं? कुछ थोड़ी सी शर्म नहीं रही, थोड़ी सी इज्जत नहीं रही, ये क्या हमारे पूरे खानदान का नाम डुबो के रखा है कुछ लोग। और जबकि और कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है, मेरी पहचान देखी है, सोशल मीडिया पे मेरी प्रोफाइल देखी है, बिकॉज आई मीन राइडिंग ऑल्सो, तो देश से बाहर भी जाना होता है और कई अवार्ड फंक्शंस होते हैं, कई जगह मुझे सम्मानित भी किया गया है, तो ये मेरे सोशल प्रोफाइल से उन्हें मिलता है। तो नज़रिया अब कौन बदलता है, यंग जनरेशन बदलती है, राइट। यंग जनरेशन नज़रिया बदलती है। अगर मेरे रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे अगर मुझे देखते हैं तो वो अपने माँ बाप को बताते हैं कि देखो दीदी ये कर रही हैं, दीदी ने ये किया, दीदी वहाँ गई, तो उनसे शायद उनका नज़रिया बदलता है। तो शायद नहीं, ये जो मुझे बदलाव महसूस हुआ है वो ये है, क्योंकि अब जब भी हम कभी किसी इवेंट में मिलते हैं, किसी फंक्शन में मिलते हैं, चाहे वो रिश्तेदारी का हो, हालांकि तो वो लोग इज्जत देते होंगे, यंग जनरेशन फिर भी थोड़ा ज्यादा समझते होंगे। और अब ये बातें कम हो गई कि शादी कब करोगी, 3 साल पहले ये बातें थी, वो बदलाव अच्छा लगता है। So talking of the younger generation, आपके अपने भाई बहन, उनका आपके प्रति कैसा रवैया रहा? ठीक है, भाई बहन है तो बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, हालांकि कई घरों में वो भी सुनने में आता है, लेकिन उन्हें भी तो अपने सर्कल्स में क्या बातें सुननी पड़ती होंगी, कभी दिक्कतें आई उस तरह की? नहीं, अगर मैं दिल्ली आने से पहले की बात करूं, सो आई केम टू दिल्ली इन 2009, राइट, इट्स ऑलमोस्ट 11 ईयर्स। तो दिल्ली आने से पहले जब छोटी अपने स्कूल में थी, मैं भी वहीं था, कभी ऐसी बातें सुनने को नहीं मिली। हो सकता है इसलिए क्योंकि इतनी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने वैसे ही सहज रूप से उसे स्वीकार किया, हालांकि वो नहीं पता था उन्हें कि ये क्या है। मुझे लगता है उसमें ज्यादा से ज्यादा ये होगा ये बहन लड़कों जैसी है, हाँ, बस इतना डेफिनेशन है exactly. छोटे शहरों में। तब ऐसा नहीं, मेरी अगर लड़ाई नहीं तो झगड़े हो जाते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो मेरी जो दोस्त होती थी फीमेल फ्रेंड्स, वो प्रतिभा मेरी बहुत क्लोज रही है, बहुत ज़्यादा। वो प्रतिभा को बोलती थी कि डिम्पल से बोल, मुझसे बात करे, मुझसे नाराज़गी है कोई, या जो बीच में एक संदेश देने वाला होता है ना, मैसेंजर, वो प्रतिभा रही हमेशा। और दिल्ली आने के बाद की बात करें तो प्रतिभा के सारे दोस्त,
सारे दोस्त ऐसे हैं। शायद ये कहीं ना कहीं एजुकेट होने वाली बात है और ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड होने वाली बात भी है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में अगर आप इतनी छोटी मानसिकता के साथ रहोगे तो आप उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इसको बस कैसे भी सही स्वीकार कर लेते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली फ़र्क महसूस नहीं करते और इसको स्वीकार करते हैं। तो प्रतिभा के जितने भी दोस्त हैं, वो प्रतिभा बहुत ही प्राउड से बोलती है कि वो मुझसे ज़्यादा दीदा को पसंद करते हैं। शी कॉल्स मी दीदा। तो वो मुझसे ज़्यादा दीदा को पसंद करते हैं। अगर कहीं कोई फ़ोटो होती है तो वो उसके बारे में बात करेंगे और कॉल करेंगे। अगर मैं शो पे हूँ, वीडियो कॉल करूँगी तो सारे दोस्त आ जाएंगे उसके मुझसे बात करेंगे, और वो उनकी ख्वाहिश होती है कि एक बार डिम्पल से मिलना है। भाई की बात करूँ तो भाई ने कभी इस तरह से कभी कुछ शेयर नहीं किया, कभी नहीं शेयर किया। लेकिन हाँ, वो कभी कभी ये ज़रूर कह देता है कि तूने ये यहाँ से जो कट कराया ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको रहने दे, बाल ठीक है, बाल छोटे हैं ठीक है, और कोई कट करा ले, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मुझे पता है कि भाई भी पिता की तरह ही होते हैं। वो सब कुछ नहीं कहते, लेकिन अपने कंधे पे वो सारी जिम्मेदारियाँ लेके चलते हैं जो उन्हें उनकी बहन के लिए या अपनी माँ के लिए या अपने परिवार के लिए लेनी चाहिए। हमेशा सब सपोर्ट करते हैं। चलिए कुछ और सुनवाएं आपको। हाय मेरे हीरो, दिस इज फॉर यू ओनली। इसके बारे में क्या कहूँ समझ में नहीं आता। वो दुनिया है मेरी। लोग कहते हैं ना कि आपकी सक्सेस के पीछे आपके मॉम डैड का हाथ होता है। मॉम डैड का हाथ है, बट अगर मैं अपने लिए बात करूँ तो मेरी सक्सेस सिर्फ डिम्पल है, और डिम्पल के लिए मैं सब कुछ हूँ। मेरे लिए डिम्पल सब कुछ है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि डिम्पल थोड़ी अलग है, वो लड़कियों की तरह क्यों नहीं रहती है, या वो ऐसे क्यों चलती है, ऐसे क्यों खाती है। आई नेवर केयर। मुझे बस वो जो भी करती है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे सब अच्छा लगता है। सब मतलब सब। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ, बिकॉज उसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, फैमिली के लिए। वो बहुत इमोशनल है। कभी अपनी बातें कुछ कहती नहीं है, बट मैं सिर्फ समझ जाती हूँ। हम एक दूसरे के पूरे हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि मैं इस वर्ड को कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट जब हम साथ होते हैं ना तो हमें किसी की जरूरत नहीं होती। मुझे समझ में नहीं आता ये रिश्ता क्या है, मतलब क्या कहूँ। हम कभी कभी एक दूसरे से बातें करते हैं, चलो दी तू तो शादी नहीं कर रही है ना, मॉम डैड ने उसे अभी अलाउ किया है कि ठीक है बेटा आपको शादी नहीं करनी, ओके मैं भी शादी नहीं करूंगी, और दोनों मस्त रहेंगे। पागल है, कुछ भी कहती है। दुनिया को ये सब समझाने में, दुनिया के सामने आकर कॉन्फिडेंटली ये कह पाने में, वो भी आपकी जर्नी आसान नहीं थी। आप डिप्रेशन तक से गुजरी हैं। मैं बार बार गुजरी हैं कह रही हूँ, शायद आप गुजरे हैं सुनना चाहें, आई एम सॉरी, बट वो एक जो थोड़ा सा एक दौर था जब बहुत मुश्किल आई आपको समाज की वजह से, समाज के नज़रिए की वजह से, अगर आप शेयर करना चाहें। हाँ बिल्कुल, मुश्किल दौर था जब, जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं अपने होम टाउन की बात करूं या कॉलेज की बात करूं, ग्रेजुएशन की बात करूं, तो वहाँ क्योंकि लोग इतना जानते नहीं थे तो उनके प्रतिक्रियाएं ऐसी नहीं होती थी, अजीब सी। लेकिन हाँ, क्योंकि समाज को देख रहे थे हम, और हम ये जान रहे थे कि कुछ तो है जो अलग है। गलत है या सही उस मुकाम पे तो कभी आ ही नहीं पाए, वो फैसला तो कभी कर ही नहीं पाए, लेकिन ये पता था कि कुछ तो है अलग। और ये ऐसा अलग है शायद कि अगर वो पूरी तरह से जाहिर हो गया तो हो सकता है कि कुछ रिश्ते पीछे छूट जाएं, कुछ दोस्त पीछे छूट जाएं, कुछ लोग जो ज़िंदगी में आपकी मायने रखते हैं वो पीछे छूट जाएं। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि इन सारे डरों की वजह के बाद भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अपने आप को किसी से छिपाऊं। जब भी मौका मिला या किसी ने पूछा या माहौल ऐसा हुआ या हालात ऐसे हुए, तो मैंने हमेशा वो बताया जो मैं हूँ। जहाँ तक डर की बात है, व्हेन आई केम टू दिल्ली, आई वॉज इन मीडिया फॉर 4-5 years, राइट। ये सबसे मुश्किल दौर था। सबसे मुश्किल दौर ये, आपको ये नहीं पता था कि आप दुनिया में अपने जैसे अकेले नहीं हो। आपको ये नहीं पता था कि यहाँ पे लोग हैं जो आपको बाहें खोल के आपका वेलकम करते हैं। आपको ये नहीं पता था कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ आपको
अलग या गलत नज़र से नहीं देखा जाता, और वो बहुत बड़ा सपोर्ट होती है, बहुत बड़ा सपोर्ट। जहाँ आपको कोई ये ना बताए कि आप गलत हो, जहाँ आप पे कोई ये ना थोपे कि आप इंसान होने के पहले कुछ हो और हो, वहाँ पे जो मेरा दौर था वो सबसे बुरा डिप्रेशन वाला दौर था। 3-4 चैनल चेंज किए, वहाँ मैंने ये महसूस किया, क्योंकि आई डोंट बिहेव लाइक अ गर्ल, राइट, आई डोंट एक्ट लाइक अ फीमेल, आई डोंट वॉक लाइक अ फीमेल, आई डोंट गेट ड्रेसअप लाइक अ वीमेन। तो यहाँ लोगों का मुझे देखने का नज़रिया और मेरे साथ बिहेव करने का नज़रिया, और ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस पे भी ऑफिशियली आपको ट्रीट करने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे करके ये डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। आपकी जॉब की शिफ्ट नाइट में नहीं, सॉरी डे में नहीं, नाइट में लगा दी गई। पूरे महीने नाइट शिफ्ट चल रही हैं, 7-7 घंटे मैं एक शिफ्ट पे हूँ, 8-8 घंटे एक शिफ्ट पे हूँ। मेरी रिलीवर बाहर घूम रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे बाहर जाना है, मुझे फ्रेश होना है, मुझे चाय पीनी है, मुझे ब्रेक चाहिए, बट दे आर एंजॉइंग विद हर आउटसाइड। और ये रोज़ का होता था, ये रोज़ का होता था। मैं डिप्रेशन में था, मैं फेंट हो जाता था स्टूडियो में, बिकॉज आई वॉज एन ग्राफिक डिज़ाइनर और बहुत वक्त मैंने रिपोर्टिंग का काम भी किया, तो मैं फेंट हो जाता था स्टूडियो में। लाइव चल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, आप 3-3 घंटे उठ नहीं सकते अपनी सीट पे। ये कुछ भी नहीं। कैंटीन में 50 लोगों के बीच में मैं अकेला बैठ के खाना खाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि ये लेस्बियन है और ये तुम्हें अपने जैसा कर देगी, इसलिए इससे बात नहीं करनी है। बहुत मुश्किल हो गया था कैंटीन तक में बैठना। मैं बहुत दिनों तक खाना नहीं खाता था, क्योंकि बहुत तकलीफ होती थी। कैंटीन में एक तरफ सब लोग जाके खाना खा रहे हैं, कोई आप एक बड़ी सी टेबल पे बैठे हुए हो जहाँ पे सिर्फ आप हो अपना लंच बॉक्स लेके, और कोई आके आपको क्रॉस करके उस दूसरी तरफ चला गया जहाँ सीट पे जगह भी नहीं है बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रूमर्स हैं आपके बारे में कि आपकी सेक्सुअलिटी अलग है, और वो आपकी सेक्सुअलिटी को इतना हावी कर देते हैं कि वो आपकी ऑफिशियल लाइफ भी खत्म हो जाती है। आप इतने डिप्रेशन में होते हो कि आप उस वक्त ये सोचते हो कि क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ और नहीं है, तो इतनी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। आप क्या करो, आप इसको छोड़ दो, अरे कहीं और जॉब ढूंढ लेंगे। इतना आसान नहीं होता। आप स्टूडियो में नहीं बैठ सकते, आप ऑफिस में नहीं बैठ सकते, आप रिसेप्शन पे नहीं बैठ सकते, क्योंकि कोई भी जाता है तो आपको उनकी नज़रों में अपने लिए सच्चाई दिखती है कि वो आपको किस नज़र से देख रहा है। तो उस वक्त ये नहीं होता था कि मैं गलत हूँ, उस वक्त ये होता था कि ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं इंसान पहले हूँ। ये लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मेरे काम में कोई कमी नहीं है, किसी से प्यार से बात करने में कमी नहीं है, किसी को हेल्प करने में कोई कमी नहीं है, किसी को इंसान मानने में कमी नहीं है। फिर ये कहाँ से इस चीज़ को ढूंढ के लेके आए हैं जो आज तक मुझे नहीं महसूस हुई कि इतनी बड़ी बात है कि अलग और गलत में इसको सिमटा दिया जाए। ये क्यों इतना वो कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इंसान जिंदा रहने लायक ही ना बचे। उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। उस दिन मैंने ये सोचा, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैंने ये सोचा कि मुझे अब जॉब नहीं करनी है, ज़िंदगी में कुछ भी करना है, चाहे इंतज़ार करना है, लेकिन जॉब नहीं करनी है। सच कहूँ तो ऋचा जी, आज भी मेरा ये तय नहीं है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे जल्दबाजी नहीं होती है। मेरे अंदर जल्दबाजी नहीं है, मेरे अंदर ना एक सुकून है, एक ठहराव है। मुझे पता है कि अगर मैंने सोच के कुछ किया तो मैं कुछ कर लूँगा, और हो सकता है कि वो काम सिर्फ 2 साल के लिए हो, शायद 3 साल बाद मैं कुछ और करना शुरू कर दूँ। लेकिन मेरे अंदर जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, ना ही किसी फैसले को लेके, ना ही किसी इंसान को लेके। जैसे अगर आप किसी के बहुत बड़े फ़ैन होते हो तो आप दिल से होते हो। अगर आपको उसे मिलना होगा ना, तो मुझे भीड़ में मिलना पसंद नहीं है कि मैं उनसे जाके, अगर वो मुझे भीड़ में दिख रहे हैं तो मैं अफरा तफरी करूँ कि एक बार मैं झलक देख लूँ। नहीं, अगर मुझे उनसे मिलना होगा तो मैं उनके सामने ऐसे बैठाऊँगा जैसे आज आप बैठी हैं। नहीं, सीरियसली, मैंने आपको ज़िंदगी लाइफ में देखा है, और मैंने आपको इतने करीब से देखा है कि मैंने शायद ही किसी होस्ट को ऐसे देखा होगा, कभी नहीं। मैं पागल था ज़िंदगी लाइफ के एपिसोड्स देखने के लिए, और लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसे बैठेंगे। हाँ, ये ज़रूर था, बिकॉज व्हेन आई वाज इन मीडिया, कि कभी IBN 7 जाना होगा तो मैं उनसे मिलूंगा ज़रूर। नाउ टॉकिंग ऑफ योर लव लाइफ, बहुत ज़रूरी है डिम्पल बात करना, क्योंकि जैसा मैं शुरू से लगातार कह रही हूँ कि लोग समझ नहीं पाते। आपकी ज़िंदगी में भी मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, 3 बार ऐसा हुआ कि आपको बहुत सीरियस वाला प्यार, यू वर एक्चुअली इन अ रिलेशनशिप, बट वो लड़कियाँ
फिर चली गई और फिर वो जैसा हम कहते हैं नॉर्मल रिलेशनशिप में चली गई, शायद एक की फैमिली ने शादी कर दी। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि वो जो लड़कियां थी वो भी तो होमोसेक्सुअल रही होंगी अगर उनसे आपको प्यार हुआ है। थोड़ा सा अगर आप इसको समझा सके, मैं पढ़ रही थी बार बार आपके बारे में, मैं समझ नहीं पा रही थी। हाँ, इसके बारे में मैं आपको एक सीधी सी बात कहूँ, जब हम कहते हैं कि हम गे, लेस्बियन या ट्रांस से परे एक इंसान है, तो इस बात को हमें समझना होगा कि अगर कोई हमारे साथ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है शी इज़ ऑल्सो अ होमोसेक्सुअल, राइट? नहीं, मेरी ज़िंदगी में मेरी 3 गर्लफ्रेंड रही और तीनों स्ट्रेट रही हैं। मैं बार बार इसी बात पे जोर डालता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट लव। और जहाँ पे इमोशंस और जहाँ पे प्यार की बात आती है ना, वहाँ पे ये नाम बहुत अलग रह जाते हैं। स्ट्रेट, होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, बायसेक्सुअल, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग्स। जो मैंने महसूस किया, 3 रिलेशनशिप रहे, 3-3 साल, 4-4 साल चले और बहुत सीरियस थे। बट जब वो मुझसे मिली और हम लोगों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ हो गया, उन्होंने ये रियलाइज़ भी किया कि ये कुछ गलत हो रहा है, ऐसा मैंने कभी महसूस नहीं किया। बिकॉज आई वॉज नेवर, दे फेल्ट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू फिजिकली आल्सो। यस, बिकॉज यहाँ हम बात सिर्फ इमोशंस की नहीं कर रहे हैं, फिजिकल उसकी भी कर रहे हैं। लेकिन इमोशन से ही तो शुरू हुआ ना, तभी तो उन्होंने अपने आप से ये सवाल किए ना कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मैं एक लड़की की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में लड़के रह चुके हैं। मैं भाई मैं स्ट्रेट हूँ, मैं लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हूँ और मेरे रिलेशनशिप भी रह चुके हैं। तब तक हमारा फिजिकल नहीं था, राइट? मैं इमोशंस की ही बातें कर रहा हूँ। तो हम लोग मिले, मुलाकातें हुई, फोन पे बातें हुई और उनमें ये नहीं था कि हम लोग एक दूसरे को उकसा रहे हैं। इट वॉज जस्ट अ कनेक्शन। आप इसको इस तरीके से जान सकते हैं ना कि अगर आप स्ट्रेट की बात करते हैं तो 2 लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं और कनेक्ट होते हैं तो कैसे होते हैं? क्या उन्हें एक दूसरे को बताना पड़ता है कि मैं लड़की हूँ और तू लड़का है और मैं स्ट्रेट हूँ और तू ये है तो चल यार, कुछ पूछते थोड़ी ना है ना, ये पूछते हैं। सीधी सी बात कहूँ, जब हम इमोशंस में होते हैं तो किसी से ये पूछने की पहल भी बड़ी भारी पड़ जाती है कि क्या तू ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, क्या तू मैरिड है, क्या तुम्हें कोई लड़का देख रहा है, या तुम किसी को डेट कर रहे हो। नहीं, वो बस फीलिंग ही तो होती है और हम बस आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन वहाँ पे आके शायद हम सवाल पूछना जायज़ समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं कि जहाँ पे ये पता चले कि शायद दोनों की तरफ से ऐसा है तो ये पहले क्लियर कर लिया जाए, राइट? वैसा ही यहाँ है, अगर 2 लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो ये क्यों सोचेंगे कि ये लड़की है, मैं भी लड़की हूँ और ऐसा मेरे साथ क्यों रहा है। लेकिन वो सोचते हैं, मैं तो ज़रूर सोचता हूँ, मैं इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि हु आई एम। लेकिन अगर सामने से भी मुझे उनको ना पता रहा, हाँ, लेकिन सामने से भी अगर मुझे वही रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मेरे अंदर थोड़ा सा डर ज़रूर होता है कि कहीं मैं भी थोड़ा आगे बढ़ गया और वहाँ से मुझे कल ये जवाब आता है कि इट वॉज जस्ट अ फेज। ये हुआ आपके साथ? हुआ था, हाँ हुआ था। मेरी पहली गर्लफ्रेंड के साथ यही हुआ था। लेकिन बट वो मेरी ज़िंदगी की ऐसी लड़की रही जो मैं कभी मेरे जहन से नहीं जा सकती। हुआ था जब हम पहली बार कनेक्ट हुए थे और उसके बाद हम लोग मिलने लगे, हमारे बीच में बातें होने लगी, बट क्लियर कभी एक दूसरे से नहीं हुआ, राइट? फिर एक वक्त बाद एक लम्हा आया जब उसने कहा कि डिम्पल, आई डोंट वांट टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल दोज मोमेंट्स, इट वाज जस्ट अ फेज, सो फॉरगेट एवरीथिंग। उस वक्त मैंने अपने आप से नफरत की थी, बहुत नफरत की थी, इसलिए क्योंकि मैं लड़का नहीं हूँ, इसलिए इसके लिए इतना आसान है कि इन सब चीज़ों को भूल जाना, इन सारी बातों को भूल जाना और एक गलती की तरह मुझ पर थोप देना कि वो एक गलती थी। लेकिन मैंने जाने दिया, क्योंकि फीलिंग्स आप कभी किसी पे थोप नहीं सकते। और ये तीनों लड़कियां आपको छोड़कर किसी लड़के के पास ही गई? नहीं, सो व्हाट हैपेंड, माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड जिसके बारे में मैंने बात की है, फैमिली प्रेशर में उसकी शादी हुई। और जब आपको पता होता है कि मान लो अगर वो ये कह भी दे कि डिम्पल मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपके साथ रहूँगी, मेरे अंदर इतनी गट्स नहीं है, मैं उसको कहाँ रखूँ? मैं कौन सी दुनिया से उसे अलग लेके जाऊँ? ऐसी कौन सी दुनिया में लेके जाऊँ जहाँ पे वो लोग उसका पीछा नहीं करेंगे जिस सच्चाई से हम लोग शायद छिपते हैं, जिसकी वजह से 4 साल से शायद हम लोग सिर्फ एक दूसरे को ये बता पाए हैं कि हम एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि और कुछ सोचा ही नहीं है। हम सारी चीज़ें निभाते हैं, सारी जिम्मेदारियाँ, वो सारे रिश्ते में जितने भी मिजाज होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं।
लेकिन अगर तुम उसे ये कह भी दे तो मैं इस बात के लिए रेडी कहाँ से हूँ? मेरे पास वो दूसरी दुनिया नहीं है ना जो मेरे और तेरे जैसे लोगों को एक्सेप्ट करती हो, जहाँ हम सुखी रह सकें, जहाँ हम एज ए कपल, एज ए मैरिड कपल रह सकें। तो उस वक्त मेरे अंदर भी गट्स नहीं है ना, तो मैं कैसे उसको कह दूं कि हाँ तू सब छोड़ के आ जा। तो वो जो हालात हैं वो मुझे स्वीकार करने पड़ेंगे। हाँ, उसकी शादी हुई, हम लोग फ़ोन पे कनेक्ट होते थे, हम लोग घंटों रोते थे, वो बात करती थी। जब वो विदा हुई, सुबह 6 बजे उसका फ़ोन आया जब वो विदा हो रही थी मुझसे बात करने के लिए, और मैं उस पल को महसूस कर रहा था कि इस वक्त इस पे क्या क्या बीत रही होगी, क्योंकि वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकती ना। वो उसकी गलती भी नहीं थी, वो मेरी गलती भी नहीं थी, वो उसके पेरेंट्स की भी गलती नहीं थी। कैसे हो सकती है? समझ नहीं रहा किसकी गलती होगी, कैसे हो सकती है वो गलती? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन हमें जाने देनी होती है। और उस लड़की के साथ आज भी मेरा कनेक्शन है। हम लोग एक दोस्त की तरह बात करते हैं, बच्चे की तरह बात करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि वो लड़की मेरी ज़िंदगी की ऐसी लड़की है जिसने मुझे मैं बनना सिखाया, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी कमी के। जिसने मेरे साथ मुझे ये यकीन दिलाया कि मैं ना गलत हूँ ना सही हूँ, मैं प्यार करने लायक हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ जिसके साथ जिया जा सकता है। मैं जिम्मेदार भी हूँ, मैं प्यार दे भी सकता हूँ, मैं वो हर जिम्मेदारी निभा सकता हूँ जो शायद एक कपल या एक बाप निभा पाए। मैंने उसे एक बच्चे की तरह रखा। तो ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी। हैप्पीली मैरिड? या शी इज हैप्पीली मैरिड नाउ। या और जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी वो ऐसा एक्सपीरियंस था जिस एक्सपीरियंस ने या जिस लड़की ने मेरी ज़िंदगी पे ऐसी छाप छोड़ी कि अब मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है। हम लोग 4 साल रिलेशनशिप में थे और 4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद वन फाइन डे आई कॉट हर cheating with me with some other guy, and they were dating each other for last 4 or 5 months, I think 4, 5 months, 6 months, and I was shocked. And उस बारे में बात हुई when I asked her कि हम 3 साल से साथ हैं, 4 साल से साथ हैं, ये क्या है? वो मुझे मनाती रही, कोशिश करती रही कि मैं मान जाऊं, उसकी गलती है जो भी है, बट फाइनली शी सेड टू मी कि I want a husband, I want a life, I want social acceptance, I want a child. Can you give it to me? मेरे पास कुछ नहीं था। मैं क्या पूछता उससे? मैंने बस उससे ये पूछा कि 4 साल बाद तुझे ये सवाल समझ में आया? 4 साल बाद मैं क्या जवाब देता उसे? मैं बस वहाँ से उठा और शायद आपने सुना हो बिहारी जी वृंदावन में बहुत मानते हैं उन्हें, मेरी फैमिली बहुत मानती है। बस मैंने अपना वॉलेट उठाया और मैं वहाँ चला गया और पूरे दिन वहाँ बैठा रहा। मैं बस ये सोचता रहा कि 4 साल बाद अगर एक इंसान से सवाल किया जाए तो उसके पास क्या जवाब रह जाएगा। और उसके बाद मैं उससे क्या पूछता? मेरे पास कोई सवाल नहीं रह गया था, क्योंकि इस एक जवाब में मेरे पास सारे जवाब हैं। तो उसके मैं उससे क्या पूछूं? मैं उससे ये पूछूं कि मेरे दर्द की क्या कीमत लगाई है तूने, या मैं उससे ये पूछूं कि जो दर्द मुझे हो रहा है उससे तुझे तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही? मैं कैसे पूछूं उससे? वही सब सोच समझ के ही कर रही है ना, यार उसकी सारी प्लानिंग थी। खैर जो भी है। तीसरी गर्लफ्रेंड, आई रिसेंटली हैड अ ब्रेकअप, इट्स ऑलमोस्ट नाउ 1 year. So she was dating a guy. We were having relationship for last 3 years, जो मेरी अभी recent ex girlfriend रही है. And suddenly I got to know that she is with somebody. तो ये जो मेरे experiences हैं ये ऐसी छाप छोड़ गए हैं कि मैं चाहूँ भी तो अपनी फीलिंग्स को दबाता रहता हूँ, मारता रहता हूँ। अगर मैं किसी के लिए फील भी करूँ तो वही है ना, मेरी माँ कहती है कि कोई लड़की अगर अच्छी सी मिल जाए तो उसके साथ रहे, थोड़ा अकेलापन भी दूर होगा, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे नहीं करती, कोई ना कोई साथ चाहिए। मैं अपने आप को भी ये दिलासा देता हूँ और अपने से ज़्यादा माँ को दिलासा देता हूँ कि ज़िंदगी कट जाती है अकेले, जबकि मुझे पता है नहीं कट सकती।
वी नीड समबडी। लेकिन आप कैसे ढूंढोगे एक ऐसा इंसान जो आपके जैसा हो और आपको पूरी जिंदगी वैसे ही स्वीकार करे जैसे आप हो। अब लोग कहते हैं कि ऐसे तो स्ट्रेट वेडिंग में भी होता है, ठीक है, स्ट्रेट वेडिंग में भी होता है, लेकिन उनको पता तो होता है कि ये नहीं तो कल कोई और, कल नहीं तो परसों कोई और। लेकिन यहाँ मैं ऐसी लड़की कहाँ से ढूंढूं यार? अगर आज किसी के लिए फीलिंग्स होती भी हैं तो ज़बरदस्ती अपने आप को इधर उधर डिस्ट्रैक्ट करना, कहीं भी किसी और से बात करना या कहीं जाना या अपने काम में बिजी रहना ताकि मेरे अंदर ये फीलिंग्स आ भी ना हो, क्योंकि मेरे अंदर ये अब डर घर कर चुका है कि एट द एंड ऑफ द डे यही होने वाला है। डिम्पल, इस स्थिति में एक सवाल बहुत नेचुरल है और मुझे लगता है सिर्फ आपके लिए नहीं, आप जैसे सब लोगों के लिए। कई बार जब इस तरह की स्थिति होती है, दिल टूटता है या लोग मजाक उड़ा देते हैं या कुछ कहीं किसी का बेइज्जती हो जाती है, कभी चिल्लाकर ईश्वर से, जिससे को भी आप मानते हैं, यूनिवर्स से कहने का मन करता है कि या तो फिर जैसा शरीर दिया था वैसा ही बना देते। क्या जरूरत थी इस स्थिति की कि जहां मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, मुझे इतना सब झेलना पड़ रहा है। लड़की बनाया था तो फिर लड़की का ही दिल, लड़की के ही इमोशंस दे देते। जब मैंने आपको बताया कि मैं एक पूरे दिन बिहारी जी के मंदिर बैठा रहा था और उस दिन मैंने एक लाइन लिखी थी कि आज तुलसी रख आया हूं अपने पवित्र रिश्ते के मुंह में, मृत रिश्ते के मुंह में मोक्ष की आस लिए। ये लाइन उस दिन मैंने लिखी थी। उसके बाद जो मैं पूरे एक दिन बिहारी जी मंदिर में बैठा रहा, मैं बस उनसे यही कहता रहा कि ठीक है, मुश्किलें सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन ऐसी मुश्किल जिसके बाद मेरे पास जवाब नहीं है। मैं दूसरे को तो बाद में दूं, मैं अपने आप को क्या जवाब दूं? लोगों को आपसे सिंपैथी भी नहीं होगी ज़्यादा, किसी को बताइए तो नहीं समझते। नहीं, कोई नहीं समझेगा, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ठीक है, प्यार में हार हुई, अरे यार तू तो यार खामखा यार ऐसे रो रहा है, प्यार में हार हुई, दूसरा कोई आएगा, दुनिया में 100 करोड़ लोग हैं यार, कोई ना कोई मिल जाएगा। लेकिन मैं उनको अब दूसरी चीज़ भी बताऊं कि नहीं, यहाँ पे आपका समाज मेरे प्यार को इस नज़र से देखता है तो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ऐसे पल आते हैं, तब मैं उनसे बस ये कहता हूँ कि अगर आपने, लोग कहते हैं कि आपने ही सबको बनाया, और अगर आपने मुझे भी बनाया है तो मुझे पता है कि आप मुझे संभाल लेंगे। कभी मेरे अंदर सुसाइड का ख्याल नहीं आता, कभी नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि मैंने अपने परिवार को इतना जिया है अपने अंदर कि मेरी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। और ऐसे माँ बाप जो इतने सीधे से हैं, जिन्हें जैसे जो कह दो वैसे मान लेते हैं, जिन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, मैं खुद को ख़त्म करके उनको जीते जी नहीं मार सकता। नहीं, कभी नहीं, मेरे अंदर कभी ख्याल नहीं आता। जबकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इस टॉर्चर से हर रोज़ गुजरते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने सुसाइड की है। लोग कहते हैं कभी ऐसा होता होगा कि आप चीखती होंगी, आप चिल्लाती होंगी, आप खुद को ब्लेम करती होंगी। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतनी ताकत मेरे अंदर कहाँ से आई है, कि शायद मेरे फादर से मेरे अंदर इतनी ताकत आई कि मैं उस वक्त, मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। लेकिन अपने रिश्तों से मैंने ये सीखा है कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना है और किसी को अपनी वीकनेस नहीं दिखानी है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप दया की अपेक्षा करते हैं ना किसी से, तो आपको घृणा मिलती है बहुत, क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि अगर सामने वाले की कंडीशन मांगने की है ना तो वहाँ कमी होगी, और वो आपको अपने तरीके से जज करता है। डिम्पल, आज आपसे बात करने के बाद मैं सबसे, अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहती हूँ, मैं अपने आखिरी सवाल पर आऊँ उससे पहले मैं ये कन्फेस करना चाहती हूँ कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है। आज मैं यहाँ आई हूँ और सारी बातचीत सिर्फ इस बारे में हुई है कि डिम्पल मिथिलेश चौधरी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, कैसे वो नॉर्मल नहीं है या हम नॉर्मल हैं, और क्या क्या हुआ इनके साथ। और आखिर में मैं उस सवाल पर आ रही हूँ जो मुझे लगता है कि हम सबको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जिस बात को। डिम्पल एक बाइकर हैं, डिम्पल एक फोटोग्राफर हैं, डिम्पल ने इतना एक खूबसूरत घर बनाया हुआ है, बहुत कुछ अचीव किया है जो हम में से बहुत सारे लोग जो खुद को नॉर्मल कहते हैं वो नहीं कर पाते। इस उम्र तक शायद माता पिता के पैसों पर जीते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में बात सबसे आखिर में कर रही हूँ। ये इंटरव्यू मुझे लगता है मेरे लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। जैसा कि
डिम्पल ने शुरू में भी कहा था कि क्यों नहीं हम सिर्फ एक इंसान को इंसान की तरह देखना शुरू करते. सो डिम्पल, I must say I'm sorry today. I think I should have come to interview a biker Dimple, a photographer Dimple. So let's talk about that. आपके photographs को international awards मिले हुए हैं. मुझे अब उसके बारे में जानना है. ऋचा जी, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों से बात करें. और फिर से शुक्रिया कि आप मुझे यहाँ पे लोगों के सामने लेके आई, क्योंकि ये बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. राइट, लोगों को समझ में नहीं आती हैं चीज़ें जब तक उन्हें बताई ना जाए. कुछ लोग होते हैं जो जितनी समझ रखते हैं बस उसी में अपने फैसले सुनाते हैं. कुछ लोग होते हैं जिनको सच में चीज़ें जानने की और समझने की ज़रूरत होती है. तो एक बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन नॉर्मल नहीं है कि जब लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती ना, तो वो या तो उसे सिरे से नकार देते हैं या फिर उसमें बुराइयाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते. और जहाँ तक आपने बात की कि आपने सारी बातें कर ली लेकिन मेरे प्रोफेशन के बारे में बात नहीं की. हाँ, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे सिर्फ ये पहचान दी जाए कि मैं ये हूँ तो वो शायद ज़्यादती होगी. हाँ, नाइंसाफ़ी होगी, ज़्यादती होगी, क्योंकि मुझे अपनी ये पहचान नहीं चाहिए. मेरी पहचान आप सब के जैसी है. मैं इंसान ही तो हूँ. मैं गे नहीं हूँ, मैं लेस्बियन नहीं हूँ, मैं बायसेक्सुअल नहीं हूँ, मैं LGBT कम्युनिटी एक समुदाय नहीं हूँ. मैं पूरा इंसान हूँ, आपकी तरह, आप सब की तरह. मैं सोचता हूँ, मैं महसूस करता हूँ, मैं इश्क करने की कुव्वत भी रखता हूँ, मैं जिम्मेदारियाँ भी उठा सकता हूँ. प्रोफेशन की बात करते हैं तो मैं आई एम अ बाइकर और विमा ग्रुप का मैं मेंबर हूँ. सो विमा, विमेंस इंटरनेशनल मोटरसाइकिल एसोसिएशन, इट्स एन इंटरनेशनल ग्रुप, बाइकिंग ग्रुप, फीमेल ग्रुप है ये. और फोटोग्राफर हूँ. तो अगर मैं अपनी फ़ोटोग्राफी की बातें करूँ तो सबसे पहली मेरी फ़ोटोग्राफी एग्जीबिशन एम्स्टर्डम में लगी थी. सो आई वाज देयर फॉर 5 days एंड इट वाज कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड. और हैरानी की बात यह है कि मेरे 5 फोटोग्राफ्स वहाँ लगे थे, जिसमें से 3 मोबाइल क्लिक थे. या सो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट. जब मैंने डिसाइड किया कि अगर यहाँ से मेरी शुरुआत हो रही है तो इस शुरुआत को आगे बढ़ाना चाहिए. बट आपने बाइकिंग और फोटोग्राफी से इतना खूबसूरत घर अपने दम पर बनाया है. मेरी सिस्टर, शी इज़ अ मॉडल. तो पिछले 4 साल से उसे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं. तो इस कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ उसका है. मेरी माँ का भी है, फादर का भी है, क्योंकि थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट उनसे भी लिया. तो लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा इसका जो है वो मेरी छोटे सिस्टर को जाता है. तो हम 3-4 लोगों ने मिलकर ये छोटा सा घर बनाया, छोटा सा आशियाना बनाया है. तो फोटोग्राफी की शुरुआत मेरी यहाँ से हुई. फिर उसके बाद दुबई में एक छोटी सी एग्जीबिशन लगी और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में मैंने LGBT कम्युनिटी को लेके एक फ़ोटो शूट किया था, जिसके 2 से 3 फोटोग्राफ्स मेरे वहाँ एग्जिबिट हुए थे. फिर उसके बाद दुबई, फिर उसके बाद 2 बार दिल्ली में एग्जीबिशन लग चुकी है. तो बेसिकली आई एम अ स्ट्रीट एंड पोर्ट्रेट फोटोग्राफर. आई एम नॉट इनटू फैशन एंड वेडिंग, नॉट एट ऑल. यहाँ क्या है कि जब आप सड़कों पे निकलते हो ना तो आपको असल लोग मिलते हैं, एहसास वाले, महसूस करने वाले लोग मिलते हैं. और मुझे उन चेहरों को क्लिक करना पसंद है. मुझे उन लोगों को क्लिक करना पसंद है जो अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन है, खुश हैं, जिन्हें शिकायत नहीं है. आज आपसे बात करके बहुत खूबसूरत सीख, जो मैं पहले भी कही कि मैंने सीखी है, कि बेटा या बेटी नहीं, बच्चा. हाँ, कितना ज़रूरी है. हमको बहुत सारे लेबल्स जो हम हर समय एक दूसरे के ऊपर लगाए रहते हैं. जेंडर क्या है, ऐसा क्या, ये कम्युनिटी, वो कम्युनिटी, जाति, धर्म, मज़हब, और उसके बाद सेक्सुअल ओरिएंटेशन. इतनी चीज़ों में हमने समाज को बांट दिया है. काश और काश हम सिर्फ एक दूसरे को एक इंसान के तौर पर देखें तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए. डिम्पल, थैंक यू सो मच. इतना अच्छा लगा आपसे बातें करके. वक्त की ये मजबूरी है कि ना हाथ मिला सकते हैं ना गले लग सकते हैं. नमस्ते कर सकती हूँ आपको, और कुछ छोटे से तोहफे हमारी तरफ से आपके लिए हैं, वो मैं आपको देना चाहूँगी. ज़रूर ज़रूर. और मुझे आपसे ये कहना है ऋचा जी कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, देखिए हमारी जो भी आज बातें हुई हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा था वो हमने शुरुआत में ही बात की उसके बारे में. वो एक ऐसा मुद्दा है कि लोग नहीं बोल पाते, लोग नहीं कह पाते. वो सुसाइडल हो जाते हैं और सुसाइड कर भी लेते हैं, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि कभी किसी से एक बार बस वो कह दे जो दिल में चुभ रहा है, जो आपको मार रहा है. लेकिन ये प्लेटफॉर्म जहाँ मैं हूँ, जहाँ आपने मुझसे सवाल किए, और मेरे सवालों को ज़रूर ऐसे लोग सुन रहे होंगे जिनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी, तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि सबसे पहले तो
थैंक यू सो मच ऋचा जी। मैं यहाँ हूँ, मुझे मैं जब यहाँ हूँ ना तो मुझे आज सिर्फ आप दिखाई नहीं दे रहे, मुझे वो बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं और जो ये हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि मुझे सुसाइडल नहीं होना है, मुझे चुप नहीं रहना, मुझे खामोश नहीं होना, मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करनी, मुझे किसी से बात करनी है। अगर डिम्पल ने कुछ कहा है और इसमें से कोई एक शब्द भी ऐसा है सीख सके, उसको पकड़ लें और वो थोड़ा सा भी मोटिवेट हो जाए, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आप उनके साथ साथ उन लोगों के बारे में भी सोच रही हूँ जो हमेशा बहुत इनसेंसिटिव बातें कर देते हैं, संवेदनहीनता दिखाते हैं। अरे आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही, ज़रूरी नहीं है कि आप समझें, ज़रूरी नहीं है कि आपको होमोसेक्सुअलिटी या LGBTQ समझ में आए, ठीक है, लेकिन आपको ये तो समझ में आता है कि इंसानियत क्या होती है। और आपके सामने जो भी इंसान है, वो जैसा भी है, जो भी आपकी नज़र में चलिए गलत ही सही, इंसान तो है ना, उसको वो सम्मान, वो प्यार तो आप दे सकते हैं जो एक इंसान दूसरे इंसान को देना चाहिए। तो बस मेरी नज़र में वो लोग भी हैं कि काश हम ये मैसेज ऑफ लव टू एवरी ह्यूमन बीइंग ये फैला सकें। कहनी है जो मैं हमेशा सबसे कहता हूँ, हम अलग हो सकते हैं क्योंकि शायद आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम अलग हैं, लेकिन गलत नहीं। क्या बात है। और कभी भी नहीं है। इसको सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है। एक बार गले से लगा के देखो, ऐसा ही फील होता है जैसे आपको अपने दोस्त के साथ फील होता होगा, जैसे इंसान के साथ फील होता होगा। शायद तब आपको महसूस हो कि इसको गले लगाना बिल्कुल वैसा ही जैसे एक इंसान को गले लगाते हैं। मेरी ज़िंदगी मेरा हक, मेरा स्कूटर, मेरा पेट्रोल, मेरी पसंद, मेरा प्यार, मेरी सैलरी, मेरा खर्च, मेरी चाय, मेरी लस्सी, मेरी पसंद की फिल्म थिएटर में या पायरेटेड CD से देखो, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी बीड़ी खरीदूं या खोके पर साथ में चाय पीते हुए दिहाड़ी मजदूर भाई से मांग लूं। मेरी शर्ट, मेरी साड़ी, छोटा निक्कर या बड़ा बुर्का, मेरी मर्जी। लड़की का ठप्पा होने पर भी हाथ पैरों पर वैक्स से ऐतराज। नाक में वाली, मेरी मर्जी से, दोनों में नहीं, सिर्फ एक कान में वाली। एक पैर में दादी माँ जैसा मोटा खड़ुआ, सर के बाल कान तक, कमर तक, कभी नीचे या उससे भी आगे, सारे गायब, ये भी मेरी मर्जी। तो मेरे सर के बाल छोटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये हक मिल जाता है कि आप मुझे लेस्बियन, बुच, गे, स्ट्रेट या बाइसेक्सुअल कहें। जिंदगी की भागदौड़ में थोड़ा रुक के मौसम का लुत्फ लेने में स्कूटर या बुलेट की बैक सीट पर गर्लफ्रेंड होगी या मेरा बॉयफ्रेंड, ये भी मेरी मर्जी। तो सुन लो जानेमन, जब तक आपकी निजी जिंदगी में हमारी किसी भी मन मर्जी से कोई भंग नहीं घुलता, तब तक आप अपनी सिकुड़ती हुई नाक और चढ़ी हुई त्योरियां अपनी जेब में रखें। लल्लन टाप जिंदगी का मजा आप भी लें। अरे मियाँ काहे नाहक परेशान होते हो, जियो चलो, थको भी तो रुकना नहीं है, फिर से उठो, बस जियो और जो जैसा है उसकी खुशी बांट के देखो, अच्छा लगता है। एक बार इंसान को इंसान की तरह गले लगा कर देखो, अच्छा लगता है। बोले तो बिंदास रहने का। तो जिंदगी हमारी लल्लन टाप थी, है और रहेगी।